नमस्कार, सुप्रभात। यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन में सबसे पहले बात अयोध्या की। क्या बातचीत से बनेगी अयोध्या की बात? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल का गठन कर दिया है और अब ये पैनल 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि बातचीत से इस बार मसला हल हो जाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, मध्यस्थता से सुलझेगा मामला। अयोध्या मामले में होगी मध्यस्थता। मध्यस्थता के लिए एक पैनल गठित किया। इस पैनल को 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया की शुरुआत करनी है और 8 हफ्ते में इसे खत्म कर रिपोर्ट देनी है। जस्टिस कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया तो उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारियां? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई। हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उसमें हम कोऑपरेट करेंगे, लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे, मीडिया में या बाहर कुछ नहीं कहेंगे। मध्यस्थता की कार्रवाई फैजाबाद में होगी, जिसके लिए यूपी सरकार फैजाबाद में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। समझौते से अगर किसी मामले का हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। ये हम लोग पहले भी कह रहे थे। या कोर्ट के फैसले के आधार पर कोई निर्णय आ जाता है तो उसके आधार पर रामलला मंदिर, उस पर भी हम लोग विरोध में नहीं हैं। तीसरा विकल्प हमने सदा कहा है कि जब समझौता और कोर्ट के माध्यम से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर संसद का रास्ता है, यहाँ कानून बना करके रास्ता बनाने की बात आती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मध्यस्थ जरूरत के हिसाब से कानूनी सहायता ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। क्या कुछ है वो प्रतिक्रियाएं, आइए आपको सुनाते हैं। सदस्य बनाया गया है, किस तरह से देखते हैं? ये हमने भी अभी एयरपोर्ट में ही सुना था ये बात। अभी देखते हैं, ये देश के लिए अच्छा होगा, मीडिएशन से ही भला बनेगा। सर, इसके अलावा ओवैसी ने एक बयान दे रखा है कि आपको जो सदस्य बनाया है उसमें उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे सर? वो मैं अभी देखूंगा क्या। चलिए, इसके रास्ते के समाधान के बहुत प्रयास हुए हैं। ये भी एक नया बिल्कुल आज का प्रयास है। इसके प्रयास तो अकबर के ज़माने से ही शुरू हो गए थे, फिर औरंगजेब के ज़माने में वो प्रयास बिगड़ गया था, फिर वाजिद अली शाह ने एक प्रयास किया था, फिर अंग्रेज़ों ने लड़ाई करने के लिए प्रयास बिगाड़ दिया था। तो प्रयास चले हैं, लेकिन ये जो प्रयास है माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, भारत के सबसे बड़े वैधानिक अधिष्ठान का, कानून के रक्षक का ये प्रयास है। और अगर उनके द्वारा ये प्रयास है तो इसका तो हम स्वागत ही करेंगे, अभिनंदन ही करेंगे, सम्मान ही करेंगे। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि ये बात सबके ध्यान में रहनी बहुत ज़रूरी है। इसका कोई दबाव नहीं बनना चाहिए इस देश में। मैं ये कह रही हूँ, इसका कोई प्रेशर नहीं बनना चाहिए इस देश में, ना मध्यस्थता करने वाली टीम पर, ना माननीय कोर्ट पर। वहाँ राम मंदिर के अलावा उस पूरे एरिया में कुछ भी नहीं बन सकता। अयोध्या में बाकी जो मस्जिदें हैं हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो बिगड़ जाएंगी तो मैं अपनी तरफ से कुछ पैसा भेज दूंगी उसमें ईंटें लगाने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बन सकता। आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूँ, 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के ताईद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है। लेकिन एक हिंदू होने के नाते मैं चाहूँगा
जैसे एक मुसलमान का सपना है कि मक्का मदीना फूले फले, एक हिंदू होने के नाते मेरा भी सपना है, और करेले के ऊपर से नीम है, हिंदू के साथ साथ क्षत्रिय होने के नाते, क्योंकि राम भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुलभूषण भगवान राम का एक भव्य मंदिर बने, आपसी सहमति से, बिना खून खराबे के, बिना विवाद के बने और अच्छा है, लेकिन टले नहीं। तो मध्यस्थता की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है और प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो जारी हो गया है। आज यूपी में पीएम मोदी एक बार फिर आएंगे। पीएम मोदी यूपी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वासियों को 3 बड़ी योजनाओं की सौगात पीएम मोदी आज देंगे। पंडित दीनदयाल शोध संस्थान, राष्ट्रीय संग्रहालय का लोकार्पण, सेक्टर 62 इलेक्ट्रॉनिक सिटी से द्वारका सेक्टर 21 तक मेट्रो का शुभारंभ आज पीएम मोदी करेंगे। ग्रेटर नोएडा दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का भी लोकार्पण करेंगे। नोएडा मेट्रो के विस्तार का भी लोकार्पण आज पीएम मोदी करेंगे। सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक मेट्रो का विस्तार किया गया है। तो यूपी में ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं पीएम मोदी के। लोकार्पण और शिलान्यास का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। कल कानपुर और वाराणसी के बाद आज एक बार फिर से दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पीएम मौजूद रहेंगे। जहां 3 बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज पीएम मोदी का? जी बिल्कुल, बता दूं आपको आशीष, आज ग्रेटर नोएडा आने का कार्यक्रम है पीएम मोदी का। वो लगभग यहाँ 10:30 से 11 के बीच ग्रेटर नोएडा में आ जाएंगे। उसी के दौरान यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान और 11,000 करोड़ की लागत से खुर्जा में विद्युत परियोजना का शिलान्यास और नोएडा के अंदर जो मेट्रो का विस्तार हुआ है सेक्टर 32 से और इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर 63 तक, उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद फिर एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे। जी आशीष, जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी कोई घोषणा कर सकते हैं क्या पीएम मोदी आज? जी आशीष, बता दूं जेवर एयरपोर्ट में थोड़ा सा पेच फंसा है, चूंकि किसानों से सहमति बनने के बाद जमीन अधिग्रहण का काम थोड़ा शेष बचा था, मुआवजा वितरण नहीं हो पाया था, जिसके चलते जेवर एयरपोर्ट थोड़ा सा लंबित हो सकता है। उसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से, ना ही प्राधिकरण की तरफ से, ना जेवर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से किसी प्रकार की सूचना है कि जेवर एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो अभी फिलहाल तो यही है कि शिलान्यास की उम्मीद कम है। जी आशीष, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो अमित सिंह हमारे संवाददाता जो पीएम मोदी के दौरे को लेकर आज जानकारी हमें दे रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो की सवारी की। गाजियाबाद से पीएम मोदी के कार्यक्रम से लौटने के बाद सीएम योगी एयरपोर्ट से सचिवालय तक मेट्रो से गए। 20 मिनट के इस मेट्रो के सफर के बाद सीएम योगी सचिवालय पहुंचे और वहां से कैबिनेट बैठक के लिए लोक भवन गए। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को लखनऊ के इस मेट्रो रूट का पीएम ने उद्घाटन किया था और आज से आम लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, सीएम योगी ने कल मेट्रो का सफर किया, पीएम मोदी ने इसका लोकार्पण किया, क्या कुछ जानकारियां आपके पास के बाद और क्या कुछ कार्यक्रम आजकल देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनावी सीजन आ चुका है और जाहिर सी बात है ऐसे ही तमाम यात्राएं अभी देखने को मिलेंगी? देखिए, यात्राओं की बात नहीं है। राजधानी लखनऊ को मेट्रो का बहुत लंबे समय से इंतजार था। पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार में ये परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन अब ये समाप्त हो गई, पूरी हो गई है और कल इसका उद्घाटन कर दिया गया है। आज आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मेट्रो का सफ़र राजधानी लखनऊ के लिए काफ़ी सुहाना होगा और काफ़ी आरामदायक होगा, क्योंकि जगह जगह पर जाम लगा करते थे, लोगों का समय बर्बाद हुआ करता था। मैं यहाँ सचिवालय के मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हूँ, जहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं और स्टेशन को देखने आ रहे हैं। उनके चेहरे पर साफ तौर पे खुशी देखी जा सकती है और जब घूम के आ रहे हैं, देख कर आ रहे हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि हमारा टाइम बचेगा और हम आराम से और अच्छे मेट्रो में यात्रा करेंगे। अपनी सचिवालय मेट्रो पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो राजधानी लखनऊ से हैं। कैसा लग रहा है आपको, राजधानी मेट्रो में अब सफ़र करने का मौका मिलेगा?
देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बड़े शहरों का जो बात मानी जाती थी मेट्रो वगैरह से कि भाई दिल्ली जा रहे हैं तो मेट्रो है, ट्रेन है, लोग देखने जाते थे। और पिछली सरकार ने उसको शुरुआत करी और उसको भी बधाई, और ये सरकार ने उसको पूर्ण की, क्योंकि जब सरकारें बदलती हैं तो लोगों की योजनाएँ बदल जाती हैं। तो हम धन्यवाद अखिलेश यादव जी को भी देना चाहते हैं, उनका अच्छा बहुत बेहतरीन सोच था, और उनसे ज़्यादा भी हम योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उस सोच को आज ज़मीनी पर मजबूत ढंग से काम करा करके आज लखनऊ को जो सौगात उन्होंने दिया है ट्रेन का, क्योंकि आज लखनऊ में जाम की दुनिया भर की समस्याएं हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से राजधानी लखनऊ है, यहाँ पे मेट्रो की शुरुआत हुई तो राजधानी का भी कुछ कद बढ़ा होगा, अच्छे शहरों में गिनती होगी, क्योंकि आप जब बॉम्बे, कलकत्ता और यहाँ जाते हैं नोएडा में, दिल्ली, तब मेट्रो मिलती है, तो इससे तो कुछ स्तर में बढ़ोतरी हुई होगी। बहुत शानदार बढ़ोतरी हुई है, समझे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही शानदार है, लखनऊ के लिए बहुत अच्छा हुआ है। आपको क्या लगता है, जो रोड पे जाम लगा करते थे उससे कुछ राहत मिलेगी? क्योंकि टैक्सी गाड़ियां बहुत चला करती थी, लोगों की ट्रेन छूट जाती थी, एयरपोर्ट पहुंचने में दिक्कत होती थी। अरे बहुत राहत मिलेगी भैया, मेट्रो चलने से एयरपोर्ट पहुंचने में बहुत आसानी होगी, कहीं से भी आदमी जा सकता है और कहीं भी, बहुत अच्छा है। आशीष, अगर देखा जाए तो चाहे जो हो, लेकिन अगर ये काम पूरा हुआ है, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने यात्रा भी किया है, तो इसको लेकर राजधानी लखनऊ के लोगों में काफ़ी उत्साह है, खुशी है, एक अच्छी बात है कि उनको मेट्रो में सफ़र करने का अवसर मिलेगा। वहीं जो राजधानी में आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, उनके पास सवारियों के साधन नहीं होते हैं या टैक्सी बसों में यात्रा करते, काफी समय बर्बाद होता है। जी बिल्कुल नरेंद्र, उत्साह जो है लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात, जैसा कि आपने जिक्र किया कि तमाम परेशानियों से निजात मिलेगी, चाहे वो जाम की समस्या हो या फिर लोगों की ट्रेन तक छूट जाती थी, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों के चेहरे पर वो सुकून, वो राहत दिखाई दे रहा है इस फेज के उद्घाटन के साथ ही। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विश्वनाथ धाम का भूमि पूजन कर न केवल शिव का गंगा से दोबारा मिलन कराया, बल्कि घरों में कैद कई मंदिरों के लिए मुक्ति का रास्ता साफ किया। चुनावी आचार संहिता को देखते हुए पीएम का यह अंतिम काशी दौरा माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप कभी काशी विश्वनाथ मंदिर आए होंगे तो शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि संकरी गलियों के बीच वास कर रहे श्री काशी विश्वनाथ धाम के पास 40,000 वर्ग मीटर का प्रशस्त पथ भी कभी बन सकता है, जो अब मोदी जी की कोशिशों की वजह से संभव हो गया है। ऐतिहासिक दिवस है। काशी विश्वनाथ के जीवन में औरंगजेब के द्वारा तोड़े जाने के बाद मंदिर को अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्माण और राजा रणजीत सिंह के द्वारा 22 मन सोना चढ़ाए जाने के बाद ये तीसरी घटना है ऐतिहासिक रूप से, वो भी 200-250 वर्षों के बाद। और प्रधानमंत्री के शब्दों में काशी विश्वनाथ ये शिलान्यास नहीं, इनके मुक्ति का प्रारंभ है। विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से भूमि पूजन किया। इससे पूर्व यहाँ उन्होंने पंच कलश में पंच देवता की स्थापना करके 5 शिलाएं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा की स्थापना की। इसके बाद वैदिक रीति रिवाज से पूजन किया। आज काशी का सौभाग्य है कि 70 वर्ष तक शासन रही है, लेकिन 40 मंदिर जो 800 साल से घरों में कैद था, उनको पर्याप्त धनराशि देख करके उनकी वो स्वेच्छा से वो उन्होंने खोला है। एक दिव्य चेतना की प्रकाश हुई है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वप्रथम जब भगवान काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में बैठे हैं, उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, भारत के समुच्च समग्र विकास के लिए उनके भावनात्मक संकल्प प्रतीत हो रहे थे। मौका भी ये चुनाव का है और चुनावी शंखनाद का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार से आशीर्वाद लेकर शायद कर दिया है। कैमरामैन रेहान के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें ही ऐसी कैमरे में कैद हुई। इन तस्वीरों को देखिए जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। दरअसल बहराइच में जाम लग गया था, जिसमें कई गाड़ियां फंसी हुई थी।
तभी एक वर्दी वाले साहब जिनका नाम है DK श्रीवास्तव, जो मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने के बजाय गाड़ियों के शीशे तोड़ने में जुट गए। इस दौरान साहब की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई, जो अब वायरल हो रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर जाम लगा ही था तो जाम खुलवाना चाहिए था, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन साहब वर्दी के नशे में चूर थे, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो कब होगी ये कार्रवाई? आगरा में पुलिस ने अवैध असलाहा बनाने के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने असलाहा बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की है। यह असलाहा फैक्ट्री केंद्रीय हिंदी संस्थान के पास जंगलों में चल रही थी। पुलिस ने मौके पर जाकर छापेमारी की तो भारी तादाद में असलहे बरामद हुए। मौके से 16 बने हुए तमंचे और एक राइफल बरामद हुई है। इसके अलावा 20 अर्धनिर्मित तमंचे और भारी तादाद में सामान और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। ये असलहे एक महिला के जरिए अलग अलग जगहों पर सप्लाई किए जाते थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में एक वृद्ध को पीट कर हत्या से सनसनी फैल गई। गांव के दबंग युवक पर हत्या करने का आरोप लगा है। पूरा मामला थाना जगनेर क्षेत्र के भरगाम गांव के पूरा का है। गांव में चंद्रवीर नाम के दबंग युवक ने मंदिर के दान पेटी से 100 रुपए चुरा लिए, जिसका गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग अनार सिंह ने विरोध किया, जिसके बाद गुस्से में आकर युवक ने वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उधर शाहजहांपुर पुलिस ने बदायूं की युवती की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हॉरर किलिंग के चलते नाजरीन की हत्या की गई थी। माता पिता और मामा ने मिलकर उसकी हत्या की इस घटना को अंजाम दिया था। शव की पहचान न हो इसके लिए उसे बदायूं से लाकर यहां फेंक दिया गया। पुलिस ने उसके माता पिता मामा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मां की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि नाजरीन ने घर से भागकर दिल्ली के रहने वाले एक युवक से निकाह किया था, जिसको लेकर परिजन खफा थे। 26 फरवरी को नाजरीन के घर वाले दिल्ली गए और वहां से पहला फुसलाकर उसे बदायूं ले आए और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की सूची में राहुल गांधी का नाम आते ही बिजनौर से लेकर लखनऊ तक खलबली मच गई, क्योंकि प्रशासन असली कांग्रेसी राहुल गांधी को समझ बैठे, जबकि वो बिजनौर का एक किसान निकला। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आए हैं, जिससे से युवक राहुल गांधी निकला, जिससे लखनऊ में हड़कंप मच गया कि ऐसा ना हो कि कहीं कांग्रेसी राहुल गांधी तो नहीं है। इस बात को लेकर प्रशासन अमले में हड़कंप मच गया। तो होली का त्योहार बस आने ही वाला है। ऐसे में बाजारों में होली की रौनक भी दिखनी शुरू हो गई है। इस बार का रंग बिल्कुल जुदा रहेगा। होली का बिल्कुल निराला है। बाजार में इस बार होली में देशभक्ति का रंग का अनूठा संगम हो गया है। एयर स्ट्राइक के बाद बाजार में ऐसी पिचकारियां बेची जा रही हैं, जिन्हें टैंक, मिसाइल और सेना के तमाम हथियारों का रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा लगाकर दुकानदार अपनी पिचकारियां और होली का सामान बेच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर जब वो सामान बेचते हैं तो उनकी दुकान पर ग्राहकों का तांता लग जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय न्यूज चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। नमस्कार।